गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक टॉपिक है, उसको समझते हैं। टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। यानी इस टॉपिक में हमें समझना है कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इनका यूज़ क्या क्या, मतलब कैसे ये आज रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं। जैसे मेडिकल्स में, फिर से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, फिर देखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, और फिर देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है और इनका हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स एनिमल्स ये कैसे है, मतलब क्या इनका हार्मफुल इम्पैक्ट है। तो पहले तो समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो रेडियो अगर एक्टिविटी लिखी हुई है तो इसका मतलब ये कोई फिनोमिना है, कोई प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी एलिमेंट के एटम में डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, और उसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से 3 टाइप्स की रेडिएशन निकलती है जिसको हम कहते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये समझें कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी है जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उनमें अगर डिसइंटीग्रेशन और डिके हो, उसकी वजह से रेडिएशन निकलती है उस एटम से। और वो 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसी को हमें पढ़ना है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटीज़। और रेडियो एक्टिविटीज़ अगर हम देखें कि इसका रिजल्ट क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी का ही रिजल्ट है एमिशन ऑफ 3 रेज, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो पहले समझते हैं कि मतलब ये कैसे होता है, क्या है ये। तो देखो, कोई भी एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो 2 तरीके का रिएक्शन करते हैं। पहला रिएक्शन वो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो जब लूज़ करके या गेन करके या शेयर करके, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का इम्पॉर्टेंट रोल, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट शेयर करता है, गेन करता है या फिर लूज़ करता है, तो इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है, इस वजह से जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल पर, इसको कहते हैं केमिकल। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि एक है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 11 और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं 11। अब अगर केवल जो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर देखें तो देखो, पहले एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फिर समझते। देखो, कोई भी एटम का स्ट्रक्चर हम देखें तो उस हर एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहने की वजह से इस न्यूक्लियस के अंदर इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम्स के पास, वो इसके आउटर जो ये ऑर्बिट बनता है के, एल, एम, एन, इसी में ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिट में। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन में अगर केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, किसी एलिमेंट के रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो वो होगा केमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन था 11, अगर कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो 2, 8, 1, इसका मतलब इसका जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका के के बाद सेल जो के, एल, एम, एन, हाँ एल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका एम जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास टेंडेंसी है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17।
यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 17 और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं 17। तो इसका मतलब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 7, यानी इसके के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है क्लोरीन को तो ये स्टेबल हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्योंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं सकता है, स्टेबल होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो कोशिश करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको लेना है, तभी ये बनता है NaCl। इसको कहते हैं नमक, सॉल्ट, जो हम यूज करते हैं खाने में। तो यानी NaCl बनने के पीछे मेन रीजन है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना था, इसको गेन करना था, इसीलिए ये कंबाइन होके बना दिया इन्होंने NaCl। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी रिएक्शन करता है एलिमेंट तो वो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन। चलो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब देखते हैं दो तो और भी है इसमें वो है इसके अंदर पार्टिकल, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसका ये न्यूक्लियस अगर डिसइंटीग्रेट होता है, ये डिके होता है, ये टूटता है, तो इससे 3 तरह की रे निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ध्यान रखें, किसी एटम के पास 3 चीज हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, KLMNOP इसमें। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट्स का एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन और शेयर करे और रिएक्शन करे किसी अदर एलिमेंट्स के साथ, तब वो रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से। और कुछ अगर एटम्स का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो, जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इनमें चेंजेज आए, तो इसकी वजह से 3 तरीके की रे निकलती हैं, जिनको कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये नेचुरल फिनोमिना है और ये स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। किस एटम से, मान लो कि किसी एलिमेंट का हमने नाम लिया, जैसे मान लो कि सोडियम ही लिया, तो सोडियम में कौन से एटम में सबसे पहले ये डिके होना शुरू होगा, ये मायने नहीं रखता, और ये पता करना भी बहुत टफ है। लेकिन डिके, न्यूक्लियस डिके होगा किसी सोडियम के एटम्स का, तो ये कंफर्म है कि न्यूक्लियस अगर डिके होगा तो अल्फा, बीटा और गामा रेस ही निकलेंगे। और अल्फा, बीटा, गामा रेज का एमिशन जो होता है उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। ठीक है, आप देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना हमेशा, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं आउटर ऑर्बिट में, उन पे मास होता है, उन पे चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मास देखें तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी बहुत कम स्पेस लेता है, इसका मास बहुत ही कम है। अगर इसी तरह अगर हम प्रोटॉन का देखें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम। लगभग चार्ज दोनों का इक्वल होता है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। और अगर हम मास देखें तो मास बहुत ज़्यादा होता है प्रोटॉन का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। देखो 9.1 × 10⁻31 kg होता है इसका मास इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 kg, यानी ये बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ऐसे बताएं कि कितने प्रोटॉन, कितना मास है, अगर प्रोटॉन के साथ कंपेयर करें तो 1.1/1840, इनका मतलब प्रोटॉन का जो मास है उसका 1/1840 ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये बहुत कम होता है मास। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और इसका मास लगभग सेम होता है प्रोटॉन के मास के। अब देखो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और रेडियो एक्टिविटी हमेशा न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन से होगा। तो हम देखेंगे अब कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली डिके होता है उनका न्यूक्लियस,
और रेडिएशन अल्फा बीटा गामा ये कैसे कैसे निकलती हैं। तो अब हम पूरा अपना सिस्टम पढ़ेंगे, फोकस करेंगे अल्फा पे, बीटा पे और गामा और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे। पहले हम देख लेते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं।